नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट किसका है? तो विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट है। इसका पहले विद्यासागर का 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? तो 100 क्वेश्चन होंगे। आप लोग 100 में से कितना सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में जो अभी तक एडुटेरिया का जो बिहार दरोगा का टेस्ट है उन्हें देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। और देखिए, आज थोड़ा मेरा गला उतना अच्छा है ही नहीं, तो हम ज़्यादा जोर से भी नहीं बोलेंगे। और आसपास देखिए शादी भी है तो उसका भी थोड़ा आवाज़ आ सकता है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से पेशेंस से मेरी आवाज़ सुनना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि इसमें जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। साथ में आपको याद रखना है इसमें कि जो सी.आर. दास हैं, सी.आर. दास हैं किसके पॉलिटिकल गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो है पॉलिटिकल गुरु थे सी.आर. दास। जबकि एम.जी. रनाडे, जो एम.जी. रनाडे हैं ये किसके पॉलिटिकल गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के थे। समझे कि नहीं? गोपाल कृष्ण गोखले के थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई, तो किसके द्वारा? तो सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा। सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा जो है सुधारवादी संगठन स्थापित किया गया। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब स्थापित किया गया? तो 1910 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? तो 1910 में स्थापित किया गया था। साथ में आपको याद रखना है कि ज्योतिबा फुले के बारे में याद रखिएगा। जो ज्योतिबा फुले हैं इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, पूछा जाता है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई के बारे में याद रखिएगा कि जो पंडित रमाबाई हैं शारदा सदन की स्थापना की, शारदा सदन की स्थापना की। और कब की? 1889 में। देखिए, हम चाहेंगे कि आप लोग, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर अब जो ऑप्शन है उसका कुछ एक्स्ट्रा बता दीजिए, तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग का, अगर आप मेरा 100 वीडियो देखते हैं, 100 क्वेश्चन देखते हैं, तो कम से कम आपका 300 क्वेश्चन कवर हो। हम ये चाहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वीडियो को कैसे देखते हैं, भगा के देखते हैं या जैसे भी देखना आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि कम से कम आपको 300 क्वेश्चन कवर होना ही चाहिए। नेक्स्ट है प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो जो प्रताप नामक पत्रिका है इसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। और कब किया? तो 1913 में किया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है इनके द्वारा 2 पत्र का संपादन किया जाता था। एक का नाम था कॉमरेड, एक का नाम था कॉमरेड, और दूसरा का नाम था हमदर्द। क्या नाम था? हमदर्द। ये दोनों आपके उर्दू भाषा में छपता था, ये दोनों आपके उर्दू भाषा में छपता था। जबकि जो लाला हरदयाल हैं, लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर नामक पत्रिका का संपादन किया गया। और किस भाषा में? आपको याद रखना है, जो लाला हरदयाल हैं इनके द्वारा गदर पत्रिका का संपादन किया गया, तो किस भाषा में? उर्दू भाषा में। इंपॉर्टेंट है, उर्दू भाषा में, ठीक है। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है इनके द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? तो नोट कीजिएगा, अल हिलाल और अल हिलाल और अल, एक तो है अल हिलाल, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर अल हिलाल एक लिख लीजिएगा, दूसरा है अल बिलाग, ठीक है। अल बिलाग नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। और किस भाषा में? तो उर्दू भाषा में। नेक्स्ट है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नामक नारा दिया है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि मैं अंग्रेजी राज के पतन की इच्छा रखता हूँ, ये किसका कथन था? मैं अंग्रेजी राज के पतन की इच्छा रखता हूँ, ये किसका कथन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का कथन था, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का कथन था। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में आपको याद रखना है कि भगत सिंह, जो भगत सिंह हैं इनका कौन सा कथन था? कि साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है जो मोहम्मद इकबाल हैं, मोहम्मद इकबाल, इनके द्वारा इनकलाब तथा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक जो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है। तो कहाँ पर जो है भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण मतलब शिपयार्ड है, कहाँ पर सबसे बड़ा शिपयार्ड है। तो कोचिंग में, कहाँ पर है, कोचिंग केरल में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि मुंबई एक जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो मुंबई है एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सो नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो राजमार्गों के विकास से संबंधित है, राजमार्गों के विकास से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये परियोजना है, इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 14 जनवरी 2014 को, और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इस परियोजना की शुरुआत की थी। और इस परियोजना के तहत जो है लक्ष्य रखा गया था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे उसको 4 लेन बनाया जाएगा, उसको 4 लेन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि मई 2017 में उद्घाटन किए गए दौला सादिया पुल की लंबाई लगभग कितनी है। जो दौला सादिया पुल है इसकी लंबाई कितनी है। तो 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है जो ये आपके धौला सादिया पुल है ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रति वर्ष आपके निर्वाचित होता है। तो ये प्रति वर्ष निर्वाचित नहीं होता है। राज्यसभा का पीठासीन जो अधिकारी हैं 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए। ये देखिए तो सही तो लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा सही कौन है ये देखेंगे अब। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये आपके सही है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष के लिए होता है। तो ये भी आपके गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट। जो सबसे अधिक सही कौन है, सी। ठीक है, जो आप लोग बी वाला ऑप्शन ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सी इसका लेकिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट है। मतलब कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद विधान परिषद के निर्माण और उसे जो बोलते हैं ना ख़त्म करना, एक तरीके से डिजोल्व करना, इससे संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो 169 संबंधित है, 169। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 168 किससे संबंधित है। तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद को मिलाकर जो है विधानमंडल का निर्माण होता है। जैसे कि संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है ना। तो उसी प्रकार से जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के मिलने से विधानसभा का निर्माण होता है। ठीक है, अनुच्छेद 170 में क्या लिखा गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो विधानसभाएँ हैं, विधानसभाएँ में 60 से कम सीटें नहीं हो सकती हैं, 60 से कम सीटें नहीं हो सकती हैं, और 500 से जो है 500 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती हैं विधानसभा में। और अनुच्छेद 171 में क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया कि जो विधान परिषद है वहाँ पर 40 से कम सीटें नहीं हो सकती हैं, लेकिन अधिकतम 1/3 विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो द्वितीय वाचन में। ठीक है, द्वितीय वाचन में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान, ध्यान रखिएगा, विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति था। तो कौन था, जॉर्ज एनिसन था। कौन था, जॉर्ज एनिसन था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब विद्रोह प्रारंभ होने के बाद जो है, जब विद्रोह प्रारंभ हो जाता है उसके बाद जो है कैंपेबल, जो कैंपेबल हैं इनको सेनापति नियुक्त किया जाता है, लेकिन पहले कौन होते हैं, जॉर्ज एनिसन होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पर्वतों की स्थिति पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, इस तरीके से दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देख लीजिए डोडा बेटा और कैलाश पर्वत तो इधर है, ये गलत हो जाएगा। डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश, तो ये आपके सही हो जाएगा। धौलागिरी ये गलत है। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। जो डोडा बेटा के बारे में आपको याद रखना है, जो डोडा बेटा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि पश्चिम भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है, पश्चिम भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है, तो अनाई मुडी है। कौन है, अनाई मुडी है, और इसकी ऊँचाई कितना है,
तो देखिए उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है अनायमुड़ी की ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद ये विंध्याचल, जो विंध्याचल पर्वत है इसके बारे में देखिए, तो जो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो गुजरात से लेके इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक जो है विंध्याचल का विस्तार है। जो आप देखते हैं कैमूर की पहाड़ियाँ इसी का भाग है, जो कैमूर की पहाड़ियाँ आप देखते हैं इसी का भाग है, ठीक है। साथ में आपको अब अगला है धौलागिरी। जो धौलागिरी है इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो बृहद या महान हिमालय के अंतर्गत आपके आता है धौलागिरी, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। जो कैलाश पर्वत है, जो कैलाश पर्वत है ये भी आपके बृहद और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा कि बृहद तथा जो बृहद और महान हिमालय है उसके उत्तर में स्थित है। और आपको याद रखना है कि जो ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय है उसी में स्थित आपके कैलाश पर्वत, इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कृति है, तो चतुर्थ परिषद की कृति है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि जो चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था उसमें लिखा गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो चौथा बौद्ध संगति है ये कहाँ पर होता है, तो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में होता है। कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में होता है। और उस समय शासक कौन होते हैं, तो जो कनिष्क आपके शासक होते हैं, कनिष्क आपके शासक होते हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष आपके वासुमित्र होते हैं। सारे कुछ लिखते जाइएगा, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो आपको ध्यान से स्क्रीन को देखना है, ठीक है। वासुमित्र जो आपके अध्यक्ष थे। ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो चौथा बौद्ध संगति था उसके उपाध्यक्ष को पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। कौन थे, अश्वघोष थे, ठीक है, अश्वघोष थे। थोड़ा आपको जो लिखते होंगे दिखता नहीं होगा, लेकिन आप समझ जाइएगा कि अश्वघोष थे, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है कि जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, चौथा बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है दो भागों में, जो बौद्ध धर्म है इसका विभाजन दो भागों में हो गया था। एक था हीन, एक था महायान, ठीक है। एक था हीनयान, एक था महायान, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर जो है रुद्रप्रयाग स्थित है, तो मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला लिखिए आपको कि जो जैसे कि हम बताएंगे धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पर जाके मिलती है, नोट कीजिएगा। पहला है धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। सो नोट कीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। दूसरा आपका है कि पिंडार और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। तीसरा है मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, जो पूछा गया है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ठीक है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा ये कहाँ पर मिलती है, तो आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर देखिए लिखा ना, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चौथा है कि भागीरथी प्लस अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, तो देवप्रयाग में। और लास्ट पाँचवा आपका है कि लिख देते हैं यहाँ पर नंदाकिनी प्लस अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, तो नंदप्रयाग में। कहाँ पर, नंदप्रयाग में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक का श्रेय जो है शाहजहाँ के राजकाल को नहीं दिया जाता है, मतलब किसका निर्माण के जो निर्माण हुआ उसमें शाहजहाँ का कोई भी हाथ नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है किला ए कुनबा मस्जिद का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, रंग महल और जो दिल्ली का है आपका लाल किला, ये सारे कौन बनवाता है, शाहजहाँ बनवाता है। जबकि किला ए कुनबा जो मस्जिद है ये किसके द्वारा बनवाया जाता है, तो आपको याद रखना है शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके शाहजहाँ हैं इनके जो काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला जाता है, जबकि आपको याद रखना है जो जहांगीर हैं इनके काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है, तो इसमें कौन है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, विशाखापट्टनम जो है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो विशाखापट्टनम से लैंड लॉक क्यों बोला जाता है इसको, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो लैंड लॉक होता है अधिकांश और
अधिकांश रूप से जो है भूमि से घिरा होता है। जो ये बंदरगाह होता है अधिकांश रूप से भूमि से घिरा होता है। और जो आपके पोत होता है, जो हार्बर होता है, जिसकी अवस्थिति नदी या झील पर होती है, और यह जलमार्ग के माध्यम से जो है एक जलमार्ग के माध्यम से जाके समुद्र में मिलता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे लैंड लॉक पोर्ट बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। साथ में कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जो डॉल्फिन नोज है, जो डॉल्फिन नोज तो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसी के सामने में जो आपके डॉल्फिन नोज स्थित है, डॉल्फिन नोज है। डॉल्फिन नोज के कारण जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वहाँ पर जो होता है ना कि ज्वार भाटा आना, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है ये बंदरगाह पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुग़ल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में ये किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था आपके फ्रांसिस्को पेलसर्ट के द्वारा बोला गया था। पेलसर्ट के द्वारा बोला गया था। ये कहाँ के थे? ये एक डच यात्री थे, इनके द्वारा लिखा गया था ये चीज़। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों की राजधानियों में कौन सबसे पूर्व में स्थित है? सबसे पूर्व में कौन स्थित है? तो सबसे पूर्व में आपके कोहिमा स्थित है, नागालैंड कोहिमा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में गनीम से आशय, जो मध्यकालीन भारत में जो है गनीम है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है कि जो गनीम है उसका मतलब होता है सैनिकों द्वारा लूटे गए धन, सैनिकों द्वारा लूटे गए धन। तो इसमें नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत युग में जो है सैनिकों के द्वारा जो धन लूटा जाता था उसे क्या बोला जाता था? उसे गनीम कहा जाता था। फिर से बोलते हैं, सैनिकों के द्वारा जो सैनिक अभियान करते थे तो उसमें जो भी धन लूटते थे सैनिक, उसे क्या बोला जाता था? उसे गनीम बोला जाता था। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 में दिए गए पहले 3 अधिकारों, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन, और तीसरा है संघ बनाने के अधिकार संबंधी प्रावधान पर युक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति राज्य को दे दी गई? तो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा दिया गया। 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप कुछ भी, जैसे कि ऐसा बात बोलिए जो हमारे एक तरीके हमारा संविधान है उसका उल्लंघन ना हो। ये ना कि हम देश के खिलाफ बात करने लगे तो आपको गिरफ्तार तो की जाएगी। आप थोड़ा बोलिए कि मेरा अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप देश के खिलाफ नारा नहीं लगा सकते हैं, तो अगर आप नारा लगाते हैं तो आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या बोला गया है? तो राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है, और एक ही व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा है। ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है कि संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, मतलब कि जो हाई कोर्ट है 2 राज्यों का हाई कोर्ट बन सकता है। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर देखिए लिखा गया है 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से जो है सिंधी भाषा है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सिंधी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967। एक जगह जो हम लोग का एरिटरिया का सेट था उसमें हम आपको बोल दिए थे 69, वो आपकी गलत था। ठीक है। हम बोले नहीं थे, उस ध्यान में नहीं था हमको, तो गलत है। ठीक है। लेकिन 67 होगा। ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है कि 16 यहाँ पर लिखा है, 16वां नहीं, इसे 61वां। हम ये आंसर तो इसका क्या है? 20 का राइट आंसर है। इसके बाद है 61वां। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा क्या बोला गया है? तो इसमें जो मतदान करने की जो आयु थी पहले 18 वर्ष था, उससे घटा के जो है 18 वर्ष कर दिया गया। जो 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष था, उससे घटा के जो है 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, समझे कि नहीं? पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष था, लेकिन घटा के 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में तेल शोधक कारखाने का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम इसके स्थापना के संदर्भ में सही है? तो देख लीजिए, सबसे पहले जो तेल शोधक कारखाना है ये स्थापना कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले आपके गुवाहाटी में होता है। और गुवाहाटी में कब होता है? तो गुवाहाटी में जो है 1962 में होता है, 1962 में। उसके बाद बरौनी में होता है। बरौनी में कब होता है? तो बरौनी में 1964 में होता है। और हल्दिया में कब होता है? तो हल्दिया 1975 में होता है, 1975 में। मथुरा में कब होता है? तो 1982 में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोहरा समिति
किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो जो बोहरा समिति है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए बनाई गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि कभी जो इनकी समिति, जो इस समिति है बोहरा समिति, इनका रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया गया। ठीक है, जो बोहरा समिति है इनका रिपोर्ट को कभी पब्लिक किया ही नहीं गया। और इसमें आपको याद रखना है कि जो बोहरा समिति का गठन कब किया गया था? तो 1993 में। कब किया गया था? 1993 में। और उस समय सरकार किसकी थी? तो पीवी नरसिम्हा की सरकार थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपके सुमलित है? तो देख लीजिए, क्वेझोर जो है ये आपके उड़ीसा में मैगजीन के लिए प्रसिद्ध था। और रंगपो आपके सिक्किम में स्थित है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद है दरीबा, जो दरीबा क्षेत्र है राजस्थान में, ये लोहा के लिए नहीं, ये तांबा के लिए है। तो इसमें सही कौन सुमलित है? तो फुटका पहाड़ जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, बॉक्साइड के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति का दर्जा, जो अनुसूचित जाति का दर्जा जो है धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, धर्मनिष्ठा से जो है तटस्थ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है क्या है? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के ओनली निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं, जबकि जब इन पर महाभियोग चलता है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो है निर्वाचित और मनोनीत जो है दोनों मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जो विधानसभा के जो सदस्य हैं जो आपके चुनाव में भाग लिए थे वो आपके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, समझे? सॉरी, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, समझे कि नहीं? जो चुनाव में भाग लिए थे विधानसभा के, जो जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश से हो गया, वहाँ के जो विधायक आपके राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लिए थे जब, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो महाभियोग में आपके वोटिंग नहीं करते हैं। वोटिंग कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, जो उप प्रधानमंत्री जो पद का सृजन जो है संविधान के प्रावधानों से हटकर किया गया। जो संविधान है उसमें जिक्र नहीं किया गया है उप प्रधानमंत्री के बारे में। सिर्फ जो उप प्रधानमंत्री होता है उसको एक कैबिनेट मंत्री का सिर्फ दर्जा ही होता है। ठीक है, नाम का है उप प्रधानमंत्री। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन से सुमलित है? इसमें से कौन से आपके सुमलित है? तो देख लीजिए कौन सुमलित है। एक सेकंड। जो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है इसे क्या बोला जाता है? तो सह्याद्री बोला जाता है। तो सही है। कर्नाटक में अन्नामलाई बोला जाता है। तो ये गलत है। कर्नाटक में जो है अन्नामलाई नहीं बोला जाता है। जो कर्नाटक में क्या बोला जाता है? तो इसे नीलगिरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद है केरल में काडम इलायची पहाड़ी बोला जाता है। तो ये सही है। तमिलनाडु में नीलगिरी। तो ये आपकी सही है। ठीक है, तो सिर्फ आपके जो बी वाला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गॉडविन एस्टीन है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। तो 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूटों को आपको कूट से आपका सही उत्तर आपको बताना है। तो देख लीजिए, जो सरनाल का युद्ध है, ये सरनाल का युद्ध कब होता है? तो 1572 में होता है। बहुत छोटा युद्ध था। कब होता है? 1572 में होता है सरनाल का युद्ध। इसमें आपको याद रखना है जब अकबर साहब गुजरात अभियान कर रहे थे उसी समय ये युद्ध हुआ था। बहुत छोटा युद्ध है। उसके बाद है बिलग्राम का युद्ध। ये कब होता है? ये 1540 में। ये बहुत फेमस युद्ध है। किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। उसके बाद है धर्मट का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट युद्ध है। किसके बीच में होता है? तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। और ये कब होता है धर्मट का युद्ध?
तो 1658 में होता है। इसमें जो औरंगजेब होता है जीत जाता है। उसके बाद है जजाऊ का युद्ध, ये कब होता है? तो ये 1707 में होता है। ये जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो सत्ता पाने के लिए किया जाता है। तो इसे मैच कर लीजिए, इसे मैच करके देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले होगा 1540, ठीक है। उसके बाद 1572, उसके बाद 1658 और तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो किसे जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस में है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है तो अनुच्छेद 129 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 129 के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो है 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आता है? तो सिंधु जल संधि कब होता है? 1960 में होता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो है आपके सिंधु जल समझौता होता है। और इस पर सिग्नेचर कौन करते हैं? तो अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पर सिग्नेचर करते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि तीन नदी है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, झेलम, चेनाब और सिंधु। इन तीनों नदियों का पानी किसे दिया गया? इसका 80% पानी जो है पाकिस्तान को दिया गया और 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा आपका है कि सतलज, ब्यास और रावी, इन तीनों नदियों का पानी आपके भारत इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए रावी, चेनाब, ब्यास, तो तीस्ता आपके नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता के बारे में जान लीजिए, जो तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। जो तीस्ता नदी है इसे सिक्किम का जीवन रेखा नदी, जो सिक्किम है, सिक्किम का इसे जीवन रेखा बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संगठन और संस्थापक के बारे में देखिए और क्या लिखा गया, निम्नलिखित युग्म में से कौन से युग्म आपके सुमिलित है? तो देख लीजिए कौन सा युग्म आपके सुमिलित है। भारतीय बोल्शेविक दल, जो भारतीय बोल्शेविक दल है उसके संस्थापक कौन है? तो भारतीय बोल्शेविक जो दल है उसके संस्थापक कौन है? तो एन दत्त मजूमदार हैं, ठीक है। उसके बाद क्रांतिकारी साम्यवादी दल, जो क्रांतिकारी साम्यवादी दल है इसके संस्थापक कौन है? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर हैं। बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? यहाँ पर लिखा नहीं गया है तो इसे नोट कर लीजिएगा। इनका नाम, जो बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल के संस्थापक का नाम है अजीत राय। क्या नाम है? अजीत राय इनका नाम है। उसके बाद अतिवादी प्रजातांत्रिक दल, तो इसके संस्थापक कौन है? तो जो इसके संस्थापक हैं एन राय हैं। कौन है? एन राय हैं। तो कोई भी आपके सुमिलित इसमें देखिए नहीं है, ठीक है। चारों को आपको हम बता भी दिए कि इसके संस्थापक कौन कौन है। तो इसमें से कोई भी सुमिलित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि जो भारतीय बोल्शेविक दल है इसका स्थापना कब किया जाता है? तो 1939। और क्रांतिकारी साम्यवादी दल, तो इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 1942 में। और बोल्शेविक लेनिनिस्ट, इसकी स्थापना कब किया जाता है? 1941 में। उसके बाद अतिवादी प्रजातांत्रिक दल, इसकी स्थापना कब? 1940 में। इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है कि किस आयोग या समिति ने धन के निगमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो आपको याद रखना है बेल्वी समिति ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है, जो दादा भाई नौरोजी इनके द्वारा बोला गया कि भारत से जो है धन बाहर जा रहा है, भारत से जो है धन है कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है जो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कलकत्ता अधिवेशन में औपचारिक रूप से जो है दादा भाई नौरोजी के जो धन का निष्कासन सिद्धांत था उसे स्वीकार किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि कब स्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा? तो 1896 में और कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। और आपको याद रखना कि इस समय जो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बताएं आपको भी हम। नेक्स्ट है सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई?
तो जो सुपा विद्रोह है इसकी शुरुआत आपकी पूना से होती है। महाराष्ट्र के पूना में स्थित जो एक छोटा सा मंडी था और इसी मंडी के आसपास किसानों का जो बहुत ज़्यादा आपके शोषण हो रहा था व्यापारियों के द्वारा, तो वहीं पर जो ये आपके विद्रोह होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, शहर बोल रहा है, शहर। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर आपके उत्तर में है और कन्याकुमारी आपके जो है ये दक्षिण में है, पूरब में। उसके बाद है पोरबंदर, ये पोरबंदर कहाँ पर है, गुजरात में, ये पश्चिम में है। और सिलचर ये असम में, ठीक है, असम में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये कहाँ पर काटता है, किस सिटी में काटता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो नोट कीजिएगा, झांसी में। कहाँ पर, झांसी में मिलता है आके, ठीक है। झांसी में जो है उत्तर दक्षिण जो गलियारा है कहाँ पर मिलता है, झांसी में आके मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। राष्ट्रीय जल अकादमी, जो राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में स्थित है। केंद्रीय जल अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो रुड़की में स्थित है। और केंद्रीय भूजल बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके फरीदाबाद में स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है। तो 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 देख लीजिए, 3 4 1 2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा, अगर आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगता है तब। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान में लिख दिया गया है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद होता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो अभी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना कि जो प्रधानमंत्री जो होते हैं किसकी अध्यक्षता करते हैं, तो नीति आयोग, पहला नीति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा अंतर्राज्यीय परिषद, चौथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो जो श्वेत क्रांति की शुरुआत आपके गुजरात के आनंद से होती है, गुजरात के आनंद से होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके श्वेत क्रांति है इसके जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और 1970 में जो है श्वेत क्रांति की आपकी शुरुआत हो जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो श्वेत क्रांति में सबसे जो इम्पोर्टेंट भूमिका कौन निभाता है, तो अमूल दूध। कौन, अमूल, आप लोग जानते होंगे, सभी लोग पिए भी होंगे, अमूल, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का मंदिर जो किसे बोला जाता है, तो नदी घाटी परियोजनाओं को बोला जाता है। किसके द्वारा बोला गया था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। नदी घाटी परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर बोला गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र नेतृत्व में चलाया गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके समग्र नेतृत्व में चलाया गया, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो आंदोलन नेतृत्व करने से पहले जो इम्पोर्टेंट नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो क्या था, आंदोलन जो है नेतृत्वविहीन था, आंदोलन क्या था, नेतृत्वविहीन था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हार्डिंग बम कांड में मृत्यु दंड दिया गया। तो हार्डिंग जो बम कांड था उसमें किसे मृत्यु दिया गया था, तो बाल मुकुंद को मृत्यु दंड दिया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का हीरा कहा जाता है, भारत का हीरा कहा जाता है, तो किसे भारत का हीरा बोला जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनका जन्म कब होता है, तो 9 मई 1866 को इनका जन्म होता है, 9 मई 1866 को। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो 19 फरवरी 1915 को। महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को
गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय स्थित है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो यूरोपीय संसद है, जो यूरोप का संसद यूरोपीय संसद है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लग्जमबर्ग में स्थित है। कहाँ पर? लग्जमबर्ग में स्थित है। साथ में आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रमंडल है जिसमें कितने कंट्री हैं? 54 कंट्री हैं। तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में उसका मुख्यालय है। उसके बाद जो वियना है, वियना किसका मुख्यालय है? तो आप लोग जानते हैं ओपेक, ओपेक जानते हैं ना, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में स्थित है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी हैं। कौन है? फातिमा बीबी। और कब बनी थी? नोट कीजिएगा, 6 अक्टूबर 1989 को, 6 अक्टूबर 1989 को। और हाल ही में 3 जो महिला भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है उनके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, उनके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि वो 3 महिला के बारे में पूछा जा सकता है। या तो फिर इनके बारे में पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी, जो 6 अक्टूबर 1989 को बनी थी। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है जो फातिमा बीबी हैं ये तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहती हैं। तमिलनाडु की राज्यपाल भी रहती हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलते हैं, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन है? तो अन्ना चांडी हैं। कौन है? अन्ना चांडी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लीला सेठ। ये कहाँ की? हिमाचल प्रदेश के। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कौन है? श्रीमती आशा पूर्णा देवी। कौन है? श्रीमती आशा पूर्णा देवी। कब मिला था? तो 1976 को जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, पहली बार, प्रथम महिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निशांत बाग का निर्माण किसने कराया? तो आसफ खान ने करवाया था। आसफ खान ने करवाया था। आपको याद रखना है कि जो श्रीनगर में जो है शालीमार बाग है, श्रीनगर में जो है शालीमार बाग है, तथा सिकंदरा में जो है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये पूछा जाता है आपसे। तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। फिर से बोलते हैं, श्रीनगर में शालीमार बाग और सिकंदरा में जो है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में जो है अकबर के मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि तुरंत कार बल संगठन स्थापित हुआ। तो कब स्थापित हुआ? 1992 में। कब स्थापित हुआ? रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना 1992 में किया गया था। अगर आपसे पूछ देगा कि एनएसजी की स्थापना कब किया गया था? तो 1984 में जो एनएसजी की स्थापना की गई थी। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ देगा कहाँ पर है? तो हरियाणा के मानेसर में, हरियाणा के मानेसर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीमा सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था, 1965 में। और जो एनसीसी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके सुमिलित नहीं, इसमें से कौन आपके जो है सुमिलित नहीं? तो देख लीजिए, व्यक्ति है और समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल को क्या बोला जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल इनको बोला जाता है शांति वन। तो सही है। अभय घाट मोरारजी देसाई को बोला जाता है। वीरभूमि जो है इंदिरा गांधी, जो वीरभूमि समाधि स्थल इंदिरा गांधी का नहीं है। तो किसका है? जो वीरभूमि है ये राजीव गांधी का। किसका है? राजीव गांधी का है, इनके बेटे का है, राजीव गांधी का है। और समता स्थल, जो समता स्थल है जगजीवन राम का है। साथ में आपको याद रखना कि जो इंदिरा गांधी है इनके जो समाधि स्थल है, इनके समाधि स्थल को क्या बोला जाता है? तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को जो है क्या बोला जाता है? तो शक्ति स्थल बोला जाता है, शक्ति स्थल बोला जाता है। तो सी जो ऑप्शन है आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, सी आपके ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उल्टा पुल्टा थोड़ा दे दिया है। ठीक है, लेकिन आप समझ गए हम क्या बोले आपको। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस दिनांक को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप थी? निम्नांकित में से किस दिनांक को जो है पृथ्वी सूर्य के जो है सर्वाधिक समीप, मतलब जो पृथ्वी है सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक कब थी?
तो इसमें आपको याद रखना है कि 2 जनवरी 2021 को थी, इस बार जो है 2 जनवरी 2021 को थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो गलत है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है। क्रोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, तो सही है। तो जो ए ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपके जो है मछली है, इसमें से कौन आपके जो है मछली है, तो देख लीजिए डॉग फिश जो है मछली है, जो डॉग फिश है मछली है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके इसमें है स्टार फिश क्या है, तो जो स्टार फिश है यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, इसका नाम है इकाइनोड मेंटा, ठीक है। उसके बाद है सिल्वर फिश, जो सिल्वर फिश है ये क्या है, तो आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा है, क्या है आर्थ्रोपोडा है। जबकि उसके बाद ये कौन सा है लास्ट में कटल फिश, जो कटल फिश है ये मोलास्का संघ का है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो मछली के वर्ग में कौन कौन आता है, तो डॉग फिश आता है, ठीक है। उसके बाद होता है मैंडारिन फिश, उड़न मछली, एनाबस, हिप्पोकैम्प जो समुद्री घोड़ा होता है, ये सब मछली में आता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए कहाँ पर मिलता है, तो इसमें आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको मिल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है, और एक जगह और मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, दोनों याद रखिएगा। आपसे दोनों ऑप्शन में कभी कभी आपसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया ना दे के जो है दे देगा क्लोरोप्लास्ट, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किडनी में पथरी किसके कारण बनती है, तो किडनी में जो पथरी है किसके कारण बनता है, तो यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है, तो सही अब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरुषों में महिलाओं के जैसे लक्षण तीखी आवाज़, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि प्रकट होना क्या कहलाता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि पुरुषों में जो है महिलाओं जैसे लक्षण का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो क्या बोला जाता है गायनोकोमास्टिया बोला जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस हार्मोन के कारण होता है, ये हार्मोन यहाँ पर हम लिख देते हैं, नोट कीजिएगा, एस्ट्रोजन्स हार्मोन के कारण होता है। अगर कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में जो है पुरुषों की जो महिलाएं में पुरुष जैसा लक्षण दिखने लगता है, जैसे कि उनकी आवाज़ भारी हो जाता है और उनका दाढ़ी आ जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है विरिलिज्म बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, विरिलिज्म बोला जाता है। और किस हार्मोन के कारण ऐसा होता है, तो इसे नोट कीजिएगा, एंड्रोजन्स हार्मोन के ज़्यादा स्राव होता है इसके कारण, ठीक है। एंड्रोजन्स हार्मोन का ज़्यादा स्राव होता है, उसके कारण जो है महिलाओं में पुरुषों जैसा लक्षण दिखने लगता है। और जबकि गायनोकोमास्टिया के कारण जो है पुरुषों में महिलाओं जैसा लक्षण दिखता है, ये दोनों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है, तो किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है, तो अगर मस्तिष्क में जो है ऑक्सीजन की कम आपूर्ति हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया, मस्तिष्क हाइपोक्सिया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलैक्सन हार्मोन का स्राव होता है, तो जो रिलैक्सन हार्मोन का स्राव जो है कहाँ से होता है, तो कॉर्पस लुटियंस के द्वारा होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है कि गर्भवती जब कोई महिला होती है, जब गर्भवती स्त्री के शरीर में जो है कॉर्पस लुटियंस तथा गर्भनाल प्लेसेंटा के द्वारा जो है रिलैक्सन हार्मोन नामक का स्राव होता है, ठीक है, समझे कि नहीं। जब कोई गर्भवती स्त्री के शरीर में जो है कॉर्पस लुटियंस तथा प्लेसेंटा के द्वारा जो है रिलैक्सन नामक हार्मोन का स्राव होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यम द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग क्या होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे। और चंद्रमा का आपके पलायन वेग कितना है, तो 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वीय
त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, तो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ये आपकी पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जो पृथ्वी है इसका 0 डिग्री पर जाइएगा तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है यहाँ पर बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और जो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर होता है, तो आपके ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है, ध्रुव पर होता है। साथ में आपको आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के जो तल होता है उससे अगर ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, तो जी का मान घट जाएगा। अगर ये पूछ सकता है कि पृथ्वी के तल के अगर नीचे जाएंगे, पृथ्वी के तल के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, तो वहाँ पर भी जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वो आपके घट जाएगा। और आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण कितना है, तो 1/6 है, पृथ्वी का 1/6 है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना क्यों बता रहे हो भाई, इसलिए इतना बता रहे हैं कि ताकि आप लोग जो है ना सिर्फ क्वेश्चन मत सोल्व कीजिए, जिससे कि हम भी यही बोलेंगे कि देखिए मेरा ऐसा पढ़ाने की आदत नहीं है, हम आंसर से बता दें हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब आप लोग का डिमांड ऐसा होता है तो हमें मजबूरी में जो है आंसर बताना पड़ता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को सिर्फ आंसर बता दें, कभी नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है, इसमें से किसमें जो आपके संवहन होता है, तो केवल द्रवों और गैसों में जो है संवहन होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। जल उपचार में जो है पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि की गति है, तो इसमें आपको याद रखना है जो सबसे अधिक ध्वनि किसमें होता है, ये बताइए सबसे अधिक जो ध्वनि किसमें होता है, तो क्वार्ट्ज ग्लास में सबसे अधिक ध्वनि होता है। कितना होता है, तो 8500 प्रति एम सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर सेकेंड होता होगा, ये ना मीटर सेकेंड होता होगा। और एल्युमिनियम में कितना होता है, तो एल्युमिनियम जो होता है 65 एम यस होता है, मतलब कि मीटर सेकेंड होता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो वायु है उसमें कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण क्या करता है, जो आपके स्ट्रीट लाइट होते हैं उसे फैला देता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो साइड व्यू मिरर होता है, मिरर हो सकता है गाड़ी का, जो एक गाड़ी है और उसको देखिएगा साइड में लगा रहेगा ये 2 गो बड़ा बड़ा, तो वो जो होता है उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। साथ में जो अवतल दर्पण के बारे में देखिए, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो सड़क पर लगे जो परावर्तक लैंप होते हैं उसमें आपके अवतल दर्पण होता है। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के जो हेडलाइट होता है वहाँ पर आपके अवतल दर्पण होता है। सेविंग दर्पण, जो सेविंग मिरर होता है वहाँ पर भी आपके अवतल दर्पण होता है। साथ में जो सौर भट्ठी है वहाँ पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो दंत आपके जो विशेषज्ञ होते हैं, दांत का जो डॉक्टर होता है वो भी आपके अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। जो समतल जो दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो दैनिक जीवन में जैसे कि हम लोग आईना इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से समतल दर्पण होता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है, प्रेरित धारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलो वाट घंटा का मान होता है, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा का मान होता है, तो कितना होता है 1 किलो, सबसे पहले 1000 वाट, ठीक है, 1 आवर तो 3600 सेकेंड हो जाएंगे ना, उसे हम लोग लिख सकते हैं आपके 36 गुना 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं ना। और हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर एक इसे भी हटा सकते हैं, इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, 3.6 और 10 पर पावर 6 कर देंगे, ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा जूल में, तो आंसर ऐसा दिया है कहीं पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इकोटोन कहलाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। फिर से देखिए, निम्नलिखित
गैस युग्मों में से किसका मिश्रण जो है खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो मीथेन एवं वायु का मिश्रण। जो खान मत समझिएगा, जो खाना खाते हो नहीं, जो कोयला का खान होता है ना, वहाँ पर देखिएगा कि जो कोयला का खान होता है उसके अंदर से हमेशा मीथेन, लगभग जो मीथेन गैस होता है निकलते रहता है। लेकिन जैसे ही मीथेन कभी कभी जो वायु के संपर्क में आ जाता है तो देखिएगा विस्फोट हो जाएगा और आग लग जाता है। आप कभी अब न्यूज़ में भी देखते होंगे कि जो कोयला का खान है वहाँ पर आज तक आग लगा हुआ है। झारखंड के बहुत से जो कोयला खदान है अभी भी वहाँ पर जल रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोयला का जो खदान होता है उसमें मीथेन होता है और बाहर से जो ऑक्सीजन होता है, जो वायु होता है, वो आपके मिल जाता है, तो उसके कारण जो उसमें विस्फोट हो जाता है, आग लग जाता है, वो लगातार लगा ही रहता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाने का नमक किससे बनता है? जो खाने का नमक होता है वो किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि नमक को जो है आयोडीन युक्त बनाने के लिए क्या चीज़ मिलाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो क्या चीज़ मिलाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडीन को मिलाया जाता है। किसको? पोटेशियम आयोडीन को मिलाया जाता है। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। फिर से बोलते हैं कि नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए किसका मिश्रण किया जाता है? तो पोटेशियम आयोडीन का मिश्रण किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन सदृश होता है, प्रोटॉन सदृश होता है तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। ठीक है, जो प्रोटॉन सदृश होता है तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का वह मान जो 1 ग्राम के समतुल होता है। ऊर्जा का वह मान जो 1 ग्राम के समतुल होता है, तो इसमें देख लीजिए आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो आयनिक विभव होता है Fr का होता है, फ्रांसियम का होता है। किसका होता है? फ्रांसियम का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पदार्थ जो रस पुष्प इसको बोलते हैं केरोसिव सब्लीमेंट कहलाता है, तो इसमें आपको याद रखना है मर्क्यूरिक क्लोराइड को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी खाली स्थान जलाते हैं। काठ कोयला बनाने के लिए, जो काठ कोयला होता है सुनते भी होंगे, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी खाली स्थान जलाते हैं, तो वायु की अनुपस्थिति में। इसमें आपको याद रखना है जो लकड़ी को वायु के अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो काठ कोयला बन जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो नूरी रॉकेट उसका नाम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि दक्षिण कोरिया जो है अपने ही देश में खुद का रॉकेट बनाया और उसका परीक्षण किया, लेकिन ये जो रॉकेट था असफल हो जाता है और उसका नाम है नूरी रॉकेट। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2021 को संपन्न फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो बायर्न म्यूनिख ने जीता है। ये जर्मनी का क्लब है। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल 2021 को संपन्न हुए पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता EFL कप 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? मैनचेस्टर के द्वारा जीता गया, मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग लिया? तो संयुक्त अरब अमीरात के मेजबानी में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार आपके भाग लिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15 अक्टूबर 2021 को वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इस सूचकांक में 116 देशों को शामिल किया गया, तो सही है। सूचकांक में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में थे, तो सही बात है, बेहतर स्थिति में थे, तो सारे के सारे कथन आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो सेला सुरंग है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हाल ही में भी उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है कि 25 अक्टूबर 2021 को IPL के 15वें सीजन में कौन सी 2 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होगी? तो इसमें आपको याद रखना है कि 25 अक्टूबर 2021 को IPL के 15वें सीजन में कौन सी 2
फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होगी, तो कौन सी टीमें शामिल होगी? लखनऊ और अहमदाबाद, लखनऊ और अहमदाबाद, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कविता राव के द्वारा लिखा गया है, तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को जो है 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? तो कुंजगल मूवी को, कुंजगल ये आपकी तमिल भाषा की मूवी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जून 2021 में किस देश की सिफान हसन ने वार्षिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट FEBK गेम्स 2021 में महिलाओं वर्ष 10,000 मीटर रेस जीतकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उनका नाम क्या था? सिफान हसन और नीदरलैंड की थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिनका नंबर अगर 55-60 आ रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, आप सभी लोग का रिजल्ट होगा। बस आप सभी लोग पैसेंस से जो है, एकदम पैसेंस से, हम यही बात बोलेंगे बार बार, पैसेंस से एग्ज़ाम दीजिएगा। पहले आप पैसेंस से पढ़ लीजिए, जो बचा आपके 15 दिन आसपास बचा है, 15-18 दिन, तो आपको पैसेंस से पढ़ना, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, करेंट का, साइंस का, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो आपका बिग पोर्सन है उसको पूरा रिवीजन कीजिए, तो आपका रिजल्ट आराम से होगा। आपको डरना नहीं कि अरे मेरा सेट में तो इतना ही आ रहा है, लेकिन आपको सेट को ध्यान से देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सेट होता है उसी के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि सेट कहीं आपसे चांद से उठा के दे देगा, चांद से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप सभी लोग को जो सेट होता है उसे ध्यान से बनाना है। और आप लोग के लिए हम करंट का एक व्यवस्था अलग कर रहे हैं, क्योंकि जो स्पीडी वाला मामला है वो देख रहे हैं कि वो ठीक नहीं लग रहा है, स्पीडी वाला मामला हमें, तो हम देख रहे हैं कि कुछ दूसरा अगर आपके लिए व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, प्रयास तो खैर करेंगे व्यवस्था आपके लिए हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य में गाँव और शहरों में लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया गया है? तो पंजाब में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से कौन सा जो युग्म आपके है वो गलत है? तो देख लीजिए, द साइलेंट वॉइस ऑफ मिलियंस प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है, तो सही है। उसके बाद है लेट अस ड्रीम पोप फ्रांसिस के द्वारा लिखा गया है, तो सही है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये सौरव गांगुली के द्वारा नहीं लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है स्टीव वा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो सी आपके गलत हो जाएगा। कोविड-19 सप्ताह का संकट और समाधान कैलाश सत्यार्थी, तो ये सही बात है, तो सी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, सी आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो 15 मार्च को मनाया गया है, 15 मार्च को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 22 मार्च है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और जो आपका ये 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। नेक्स्ट है कि 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दुशांबे में किया गया। कहाँ पर? दुशांबे में किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया? तो बासुकी के नाम से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने डब्बे थे? तो 295 डिब्बे थे। और कितना किलोमीटर लंबा था? तो 3.5 किलोमीटर ये आपके लंबा था, 3.5 किलोमीटर लंबा था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है, भारत 7वें स्थान पर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो मोजाम्बिक पहला स्थान पर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 500 करोड़ रुपए का हरित ऋण समझौता निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ? तो किसके मध्य होता है? तो NTPC, REL और बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा के बीच में होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। जो 94 है इसका आंसर बी हो जाएगा, इसे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच में जो है कितनी आपकी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 के बीच में जो है 15 अभाज्य संख्या कितनी है? 15 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है कि
96 जो है इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो क्या इसका उत्तर आएगा, सी इसका 33 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है, सोमवार, ये आपका जो भी है इसे सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ए आएगा, 41 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट है 98, 98 का भी ए होगा। उसके बाद है 99, ब्लू चिप कंपनी, ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ आपके क्वेश्चन है। ब्लू चिप जो कंपनी किसे बोला जाता है, तो ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से जो बहुत मजबूत कंपनी होती है उसे ब्लू चिप कंपनी बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे, मतलब कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सी.डी. देशमुख। क्या नाम था, सी.डी. देशमुख। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो कौन है, शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं। जब आरबीआई की स्थापना हुई तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो कोलकाता में था। वर्तमान में जो आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है, मुंबई में 1937 में कर दिया गया था, मुंबई। ठीक है, तो 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरा नंबर कम आ रहा है यार, नहीं हो पाएगा, एकदम दिमाग से नेगेटिव बात निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए नेगेटिव रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पॉजिटिव में रहिएगा तो आपका एनर्जी जो है ना पॉजिटिव में काम करेगा और अब पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है। ठीक है, तो थैंक यू।